स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप इसमें देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही है क्लास 10 की, जो साइंस की एनसीईआरटी है, जिसके अंतर्गत हम इसमें देखने वाले हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मतलब कि जो आवर्त सारणी है इसको किस तरह से हम याद रखें, इसके बारे में बतलाया गया है, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। इससे मतलब कि इसे 4 या 5 पार्ट में हम पूरा कवर कर लेंगे इस चैप्टर को, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। तो हम इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप इसमें जो साइंस की एनसीईआरटी है, जिसमें कि हमने अभी तक कुल मिला के चैप्टर 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, जिसके अंतर्गत हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके इन सभी चैप्टरों को कंप्लीट करे हैं। और इसी तरह ही इस श्रृंखला में ये 10th की जो एनसीईआरटी है, इसको पूरा हम इसी श्रृंखला से मतलब कि पार्टों, कई छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके हम याद करेंगे और इसे हम पूरा कवर भी करेंगे। तो चलिएगा हम फिर स्टार्ट करेंगे आज वर्गीकरण, मतलब कि किस तरह से तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे जो चैप्टर 5 है। तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हम इससे पहले हम 9वीं कक्षा में हमने सीखा था कि जो हमने पिछली क्लासेस हैं उसमें देखा था कि हमने इसे किस तरह से हम इसका स्टडी किए, इसका अध्ययन किए। तो इसमें इसके अंतर्गत हम देखें हम हमारे जो आसपास के पदार्थ के तत्व, मतलब कि जो हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उनका तत्व हैं, जिसमें कि उनका मिश्रण होता है, मिश्रण एवं यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। इनका कैसा मिश्रण कैसे होते हैं, ये यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। इनका मिश्रण यौगिकों के रूप में उपस्थित होता है। और फिर हम इसमें देखें कि यह भी सीख सकते हैं, सीखा कि तत्वों एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं, मतलब कि जो तत्व है, तत्व क्या है, यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और आप क्या जानते हैं, मतलब इनके बारे में आप क्या जानते हैं, और आज तक आपने अभी तक कितने तत्वों को पता चला, मतलब इन तत्वों के बारे में तो आपने कितना इसको पता चल चुका है, मतलब कि कौन कौन से तत्वों के बारे में हमने इनको देखा है। और इसमें हम देखें आज तक हमने कुल मिलाकर इसमें 118 मतलब कि 118 तत्वों की जानकारी है। और इन सभी तत्वों का गुण भिन्न भिन्न, मतलब कि कुल मिलाकर इसमें 118 तत्वों की जानकारी ज्ञात है। और कुल मिलाकर इनमें इन सभी तत्वों को भिन्न भिन्न रूपों में या इसके 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, बाकी इसमें अलग रूप में पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम विभिन्न तत्वों की खोज हो रही, मतलब कि जो तत्व हैं, तत्व की धीरे धीरे करके जो खोज हो रही है, वैज्ञानिक इन तत्वों को गुणधर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करें, मतलब जो तत्व खोजे जा रहे हैं उनके बारे में, और जो साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक है उनके तत्वों के बारे में और अधिक से जानकारी एकत्रित करने में लगे हैं। और इन सभी तत्वों की जानकारियां को उपस्थित करना बड़ा मतलब कि जो तत्व है, इन तत्वों की जानकारी को व्यवस्थित करना बहुत ही कठिन लगा है। उन्हें गुणधर्म का एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसमें कि जिसके आधार पर उन तत्वों का गुण धर्म ढूंढने के लिए क्या किया, इन्होंने ढूंढना आरंभ किया। और इसके आधार पर सारे तत्वों को आसानी से अध्ययन किया जाए। उनके गुणधर्म का पता चल जाएगा तो उन तत्वों के जो आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं कि यह किस श्रेणी के हैं और या किससे संबंधित है। तो अब देखें हम इसमें हम जब इसका 5.1 में देखें हम कि जो अव्यवस्थित हो या व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभ प्रयास, किस तरह से हम इन तत्वों का वर्गीकरण करके इनका प्रारंभ हम प्रयास कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि जैसे यानी कि कैसे विभिन्न वस्तुओं एवं प्राणियों के कुछ गुणधर्म के आधार पर हम इन्हें क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्थितियों में हमें गुणधर्म के आधार पर व्यवस्थित होने का उदाहरण मिलता है, जैसे कि दुकानों में साबुनों को एक साथ स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुट को अन्य दूसरे स्थानों पर रखा जाता है। और यह तक साबुनों को भी नहाने के साबुन के कपड़े धोने के लिए और फिर अलग अलग कपड़े धोने के साबुन अलग और नहाने के साबुन को अलग अलग रूप में इनको रखते हैं। तथा इन सभी प्रकार के वैज्ञानिक ने भी इन तत्वों के गुणधर्म के आधार पर इनको वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए, और ताकि व्यवस्थित या अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। जो ऊपर दी गई जो वस्तु है या साबुन है, इनको अव्यवस्थित थे और इन्हें फिर ताकि करके इन्हें व्यवस्थित किया जा सके, और जिससे कि इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।
और सबसे पहले ज्ञात तत्वों के धातु एवं अधातु, ज्ञात तत्व कौन कौन से थे, इसमें धातु और अधातु थे, में वर्गीकृत किया। जैसे कि तत्वों एवं गुणधर्म के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया और वैसे ही वैसे हम उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास करने लगे। मतलब कि जो तत्व हैं धीरे धीरे करके उनको और अधिक तत्व मिलते गए, जिससे कि उनके देखते देखते उनमें क्या हुआ कि हमारा उनको देखने देखने से या उनको प्रयोग करने से इसमें हमारा ज्ञान बढ़ता गया और जैसे जैसे हम इन तत्वों का वर्गीकृत करने का प्रयास करने लगे। अब देखें 5.1.1 में डावे राइन की ट्रिक, मतलब कि डावे राइन की कौन कौन सी इसमें ट्रिक है। तो हम देखें इसमें सन 1817 में जर्मन रासायनिक, इसमें देखा कौन थे, सन 1817 में जर्मन रासायनिक कौन थी, वुल्फगांग या डावेराइन ने के समान गुणधर्म के तत्वों के समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। किसने किया, जर्मन रासायनिक ने, कौन, वुल्फगांग डावेराइन। तो इनको समा करने का प्रयास किया, तीन तीन तत्वों को समूह बनाकर इनको व्यवस्थित किया कि इन्हें किस तरह से रखा जाए। फिर इसमें देखें हम चूना एवं उन समूह को त्रिक कहा गया, जिसके डावेराइन ने बताया कि त्रिक तीनों तत्वों में, यानी जो त्रिक तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर जो बीच का तत्व है वह परमाणु द्रव्यमान तथा अन्य दो परमाणु के द्रव्यमान से औसत इसकी औसत होती, मतलब इनकी औसत द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान के लगभग होती है। तो फिर इसमें उदाहरण के लिए हम देखें लिथियम का Li, सोडियम का Ni, पोटेशियम का के वाले त्रिक ध्यान में दीजिएगा, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23.0 तथा 39.0 में लिथियम पोटेशियम परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है। और निम्न सारणी 5.1 में तीन तत्वों के समूह को दिए गए हैं। इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आरोही क्रम में से ऊपर की ओर व्यवस्थित किया गया है और आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सा समूह डावेराइन जिंक का है। तो जैसे कि आप यहाँ पर कल्पना कीजिए कि इसको किस तरह से इसमें नक्शे के आधार पर आप यहाँ बता सकते हैं। हम सीधे इसमें आए, सारणी 5.1 में देखें, तो इसमें देखें हम सबसे पहले समूह ए के तत्व परमाणु द्रव्यमान, समूह बी के तत्व परमाणु द्रव्यमान, समूह सी के तत्व परमाणु उनका द्रव्यमान। तो इसमें देखें एन का परमाणु द्रव्यमान 14.0 है और फिर समूह ए में देख लें हम पहले, और पी में देखें हम 30.0 है और एस में देखें 74.9 है। और हम फिर देखें इसमें समूह बी के तत्वों में सी ए में है 40.1 है, एस आर में है 87.6 है, बी ए में है 137.3 है। और फिर देखें हम सी में, और फिर सी एल में देखें 35.5 है और बी आर में देखें 79.9 है और आई में देखें 126.9 है। आप देखेंगे कि समूह बी और समूह सी में डावेराइन ने ट्रिक बनाते हैं डावेराइन ने उस समय तत्वों के केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात कर सके, जिसमें सारणी 5.2 में इसमें दर्शाया गया और फिर इसलिए ट्रिक के वर्गीकृत को इस पद्धति को सफल नहीं हुई। किसकी यह ट्रिक की पद्धति सफल नहीं। अब देखें हम JW डावेराइन 1780 से 1849। तो जोहान्स वुल्फगांग डावेराइन ने जर्मन की म्यून्सबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद वह स्ट्रैसबर्ग में रसायन शास्त्र में औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गई। उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम के उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा समान त्रिक की खोज की, जिनमें तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। अब इसमें देखें सारणी 5.2 में देखें डावेराइन का त्रिक LiCa Cl और फिर Na Sr Br K Ba और I। फिर इसमें देखें हम और इसमें क्या क्या है, इसमें देखें हम
5.1.2 में देखें हम क्या है इसमें न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत की न्यूलैंड्स ने क्या कौन सा अष्टक सिद्धांत दिया। डाबरैन के प्रयास के दूसरी रासायनिकों ने मतलब जो रसायन विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तत्वों के गुणधर्मों को उनके परमाणु के द्रव्यमान के साथ संबंध को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया कि इनके परमाणु को द्रव्यमान के परमाणु को किस तरह से स्थापित किया जा सके और फिर सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और जिन्हें फिर उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले जो तत्व है हाइड्रोजन के से आरंभ किया और 56वें तत्व जो थे थोरियम पर समाप्त किए गए। उन्होंने पाया कि यह प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म है। किसने पाया? जॉन न्यूलैंड्स ने। ये कौन थे? अंग्रेज वैज्ञानिक थे। और फिर इसमें इन तत्वों की खोज की और फिर इनके बारे में इसमें दर्शाया गया है कि तत्वों के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और फिर उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा और फिर इसमें न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत के नाम से जाना गया। और न्यूलैंड्स ने अष्टक के लिथियम सोडियम कौन थे? इसमें लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व था। इस परमाणु को बेरिलियम एवं मैग्नीशियम से अधिक समानता थी और न्यूलैंड्स ने ये अष्टक सिद्धांत को मूल रूप से एक सारणी 5.3 में इस तरह से दर्शाया गया है। तो इन्हें किस तरह से दर्शाया गया? तो इन्हें दर्शाया गया सारे गामा जो संगीत के 7 स्वर हैं उसके आधार पर दर्शाया गया। यहाँ पर देखिएगा आप, इसमें क्या है? सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसमें है फिर सा आ गया, फिर डो रे मी फा सो ला टिन। तो इनको क्या? डो रे मा फा सो ला टिन, इनको इस तरह से उन्होंने बतलाया। तो फिर इसमें देखें सारे इसमें सा से आ गया, ये पूरे कौन से? इसमें एच भी आ गया, फ्लोरीन भी आ गया, क्लोरीन भी आ गया, CO आ गया, निकेल आ गया, ब्रोमाइड आ गया। और रे से आ गया इसमें लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, के आ गया, पोटेशियम आ गया, CO आ गया और ये RB आ गया। और फिर इसमें गा में आ गया, BE आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया और फिर इसमें जिंक आ गया, SR आ गया। और फिर माँ में इसमें B आ गया, ब्रोमाइड है ये। और फिर AI आ गया और फिर CR आ गया, बाई है, CE तथा ला L। और फिर पास से आ गया SC आ गया, SI आ गया और फिर TI आया और फिर IN आ गया, फिर ZR आ गया। और फिर धा से आया क्या? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फिर MN, AS और यहाँ पर कुछ नहीं है। और फिर इसमें नी से आ गया OS, FE और SE। तो इस तरह से इन सारणी में इनको दर्शाया गया। तो आप इसको संगीत के 7 सुरों के माध्यम से इनको याद रख सकते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा। इस तरह से आप इन सुरों को देख करके इनको आप यहाँ से इनको बढ़िया तरीके से याद रख सकते हैं। तो हम फिर इसमें देखें, अब हम आगे देखते हैं कि आप संगीत के 7 सुरों के से किस परिचित हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में इसके संगीत के 7 सुर है, सा रे गा मा पा धा नी। तो इस तरह से आप इसके पश्चात संगीत के लोक सुरों को ऐसे उपयोग करते हैं, डो रे मी फा सो ला टी। तो सुर स्केल है, पूर्ण टोन है, अर्ध टोन है, आवृत्ति अंतराल है और किस तरह से अलग होते हैं और इन सुरों को कई तरह संगीत की रचना करता है। और फिर स्पष्ट रूप से कुछ बार बार दोहराते हैं और फिर प्रत्येक 8वां सुर पहले से ही सुर जैसा होता है और फिर तथा अगली पंक्ति है उसका पहला सुर वैसे ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप ऐसा देखते हैं कि अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वीं तत्व गुणधर्म के पहले से नहीं मिलता है, मतलब कि फिर वहां से उसका अलग हो जाता है।
तो इसमें देखें हम फिर न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्राकृतिक में केवल 56 विद्यमान हैं तत्व विद्यमान। कितने तत्व है इसमें? 56 तत्व प्राकृतिक में विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में यह नए तत्वों पाए गए जिनमें गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते। जो बाद में इन तत्वों के बाद में जो तत्वों की खोज की गई या मिले हैं उन तत्वों के से के इनके जो मेल नहीं, गुणधर्म इनके मेल नहीं खाते हैं। अपनी सारणी के तत्वों को सामंजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने दो तत्वों का एक साथ रखा और फिर इसमें कुछ आसान तत्वों को एक साथ रखा। और क्या आप इसकी सारणी से ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं कि दीजिएगा या कोबाल्ट निकिल और के साथ इसमें इस तरह से आप यहाँ पर इनके स्तंभ पे रखा जाता है जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर इनके गुणधर्म को उन तत्वों से भिन्न होते हैं। आयन, कोबाल्ट, निकिल और फिर इसमें जबकि गुणधर्म समानता होती है, इनके गुणधर्म कैसी क्या होता है इसमें समानता होती है। फिर इसमें देखें इस प्रकार न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल जो हल्के तत्वों को ही ठीक रूप से लागू पाया जाता है। नोबल गैसों की खोज के पश्चात ही अष्टक सिद्धांत को अप्रासंगिक हो गया। तो इस तरह से वो है अप्रासंगिक हो गया। और फिर इसमें हम देखें अब इसमें कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में देखने की प्रश्न क्या बोल रहे हैं। हाँ तो बच्चों यदि आप चैनल पे नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो और आप इसमें हम देखें अब इसमें कुछ प्रश्न हैं। क्या डॉवेराइन के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में भी पाए गए यानी कि जो पाए जाते हैं उसकी तुलना करके क्या पता कर सकते हैं? इसमें पता कीजिएगा कि इनके दोनों के जो सिद्धांत उनमें क्या तुलना पाई जाती है। इसमें डॉवेराइन के वर्गीकरण की सीमाएं क्या है, मतलब कि डॉवेराइन ने किस तरह से उनका वर्गीकरण किया। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की कौन कौन सी इसमें सीमा थी। तो अब देखें हम इसमें 5.2 में अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में अस्वीकार होने के बाद ही कई वैज्ञानिक ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिसमें कि तत्वों के गुणधर्म का उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो गए। और तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रासायनिक कौन थे? डामिनी इवानोविच मेंडलीव को जाता है। जो कौन थे? मेंडलीव के सिद्धांत के नाम से हम इनको जानते हैं। इन तत्वों की आवर्त सारणी में प्रारंभिक विकास का उनका क्या प्रमुख योगदान था। उन्होंने अपनी सारणी के तत्वों में उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म की समानता के बारे में व्यवस्थित किया। अब इसमें देखें हम डमित्री इवानोविच मेंडलीव 1834 से 1907 में यहाँ से जो देखते हैं। अब देखते हैं मेंडलीव की क्या आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलास्क में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीव अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विद्यालय में प्रवेश पा सके और फिर अपनी खोज में को उन्होंने उन्होंने किसको? मां को समर्पित करते हुए लिखा कि उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया कि प्यार से समझाया तो अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति का व्यय करके मेरे साथ विभिन्न जो स्थानों पर की गई है वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के, लेकिन जो प्यार से दृढ़ता, अंधविश्वास, असत्य धारणा एवं जो गलतियां हैं उनको किया जा सकती हैं। जो गलती कर चुके हैं उन गलतियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है। और उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की जो व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा गया। मतलब कि उन्होंने जो तत्वों की एक सारणी बनाया जिसे उस सारणी को क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा गया या कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इससे नए तत्वों की खोज की और मेंडलीव यानी कि खोज की प्रेरणा मिली। अब मेंडलीव ने अपनी कार्य आरंभ किया और 63 तत्वों को ज्ञात किया। उन्होंने इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के संबंध को लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को
प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।